मैंने कभी कहीं सुना था कि अगर नारी शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती शंकर है। बन जाती है कि यूं तो हूँ कागज की नाजुक सी नाव में, पर सोचूं तो बनूं चट्टान में। कि चाहो कुछ करना तो कर जाऊं हर बार, पर जो मानू हार फिर तो रह ही जाऊंगी इस पार। कि करके आसमां की सरहदें पार उड़ जाऊंगी करके अंतरिक्ष पार, पर सोचूं जो खुद को कमजोर मैं फिर तो रह ही जाऊंगी पिंजरे में इस बार। कि बनना चाहूं पर्वत सा महान, कि होना चाहूं सागर सा पार, कि चाहूं गुल जाना इंद्रधनुष के सतरंगों में, कि चाहूं रंगना फिर इस खाली आसमान को। अगर मैं कहूँ पूरी बुक को 3 शब्दों के अंदर बताना है तो उम्मीद, भय और एकांत। उम्मीद क्या है? उम्मीद वो है जो आर्विका को है, भय? भय जो जीवा को है, एकांत? एकांत जो आर्विका फील करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन सिटी न्यूज 7। मैं हूं नागेश और हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में बैठे हैं एक युवा लेखिका जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में एक किताब लिखी है। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, कैसे इन्हें प्रेरणा मिली, कैसे इन्होंने जो है उस चीज को पूरा किया। तो नमस्ते। नमस्ते। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दें। मेरा नाम लक्षिका सोनी है। मैंने अभी हाल ही में किताब एम्बरलिन लिखी है और साथ ही में एक फिजियोथेरेपी की छात्रा भी हूँ। तो एम्बरलिन का मीन्स क्या होता है अगर मैं जानना चाहूँ तो? एम्बरलिन, एम्बर का मतलब होता है अंगार। जी। अंगार जो आग के बुझने के बाद भी उनमें थोड़ी आग रहती है, जो सक्षम होती है कि फिर से एक नई आग को धधका सके। तो ये किताब किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ये किताब, मेरी किताब एम्बरलीन, मानव मन भावनाओं के ऊपर, यौन उत्पीड़न के ऊपर, अकेलेपन और समाज में चलती हुई लाखों लाखों दिक्कतों को ऊपर संवेदनशीलता से ये किताब लिखी है मैंने। मानव उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और लाखों संवेदनाओं के ऊपर अगर मैं कहूँ कि आपकी जो उम्र है 19 साल, तो आपको इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे पता पड़ी? इतनी कम उम्र में आप की पूरी किताब के अंदर अपन उन चीजों को बखूबी व्यवस्थित ढंग से सुव्यवस्थित करके लिख पाए, मतलब ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मुझे लगता है कि उम्र पैमाना तय नहीं करता कि हम कितना जानते हैं। जी। हम हमारे आसपास समाज में लाखों परिस्थितियां देखते हैं और हम उन चीजों से सीखते हैं और समाज में छुपी हुई बुरी बुरी परिस्थितियों को देखते हैं और उनसे सीखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। और जब हम चीजों को बहुत सोचते हैं तो हमें बहुत ख्याल आते हैं और उन ख्यालों को मैंने मेरी किताब में उतारा है। आपने जो समाज के अंदर अभी आपने बात करी कि अपने आसपास में जो अपन देखते हैं उसके अंदर अपन को काफी कुछ सोचने समझने का अनुभव होता है, और कहीं ना कहीं आपने सही कहा कि एक उम्र किसी चीज का पैमाना तय नहीं करती है। तो आपने समाज में और अपने आसपास में ऐसा क्या देखा जिससे आपको यह किताब लिखने की प्रेरणा मिली? कुछ चीजें कोई बोल नहीं पाता है, जी। महसूस कर पाते हैं, और मैंने कुछ महसूस किया नहीं है पर आसपास हम देखते हैं। हम कभी कभी न्यूज में देखते हैं कि यौन उत्पीड़न से पीड़ित व्यक्ति और लड़कियां अधिकतर कुछ बोल नहीं पाती है। वो मन ही मन में जो परिस्थितियां से गुजरती है, मैंने मेरी किताब में उस परिस्थितियों और उन भावनाओं के बारे में लिखा है। एक और दो पढ़ने मिनट वाला के लिए पाठक। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अपन जिस समाज में बैठे हुए हैं और अपन जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ भी यौन उत्पीड़न और सेक्सुअल चीजों को इतना हाइटली लिया जाता है अभी भी कि इनके बारे में कोई बात करना पसंद नहीं करता है। उन्हें लगता है कि ये चीजें बात करना मतलब अपने आप में शर्म का विषय है। ये तो आपने उसके बावजूद आपने इन चीजों के बारे में इतना गहनता से अध्ययन किया और उसके बारे में आपने पूरी एक किताब लिखी। तो सबसे पहले तो मैं आपकी सोच को सल्यूट करता हूँ कि इतनी छोटी उम्र में आप इस समाज का जो एक दायरा होता है, एक जो पैमाना होता है कि अपन को इससे बाहर नहीं जाना होता है, आपने उससे बाहर जाके कुछ करके दिखाया। उसके लिए मैं आपको एक बार धन्यवाद देता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आपकी जो किताब है उसके अंदर मोस्टली क्या मतलब किस सीक्वेंस में चीजें चल रही है? तो मेरी किताब एम्बरलीन एक युवती के इर्द गिर्द घूमती है जिसका जी। नाम है आर्विका। आर्विका का मतलब भी होता है दुर्गा। जी। वो उसके कार्यस्थल पर उसको किसी ने यौन उत्पीड़न किया था, पर उसको दुख ये नहीं था कि उसके साथ में ये हुआ, क्योंकि वो इतनी पावरफुल थी कि वो उन सब चीजों से लड़ पाई। उसे दिक्कत ये थी कि समाज ने उस जिसने ये कुकृत्य किया था उसको दोष देने के बावजूद उन्होंने आर्विका को ही दोषित ठहराया और उसे यहाँ से निकाल दिया उसके कार्यस्थल से। तो इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा तनाव में आ गई थी, मानसिक उत्पीड़न से गुजर रही थी। तो उसने खुद को 2 साल अपने घर में भी नहीं, अपने कमरे में कैद कर लिया था। फिर अंत में उसने ठाना कि वो फिर से अपने जीवन को फिर से शुरू करेगी नए दायरे से। पर जब वो नए नए दायरे से शुरू करने को जाती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी मित्र जीवा की मृत्यु हो जाती है
और वो उस पूरी मृत्यु की गुत्थी सुलझाने में ही पूरी कहानी है। और इस पूरी गुत्थी जब वो सुलझाती है, आगे बढ़ती, तो उसे बहुत सी चीज सीखने को मिलती है। साहस की एक नई धरोहर उसमें पेश होती है। युक्ता की मृत्यु कैसे हुई कहानी के अंदर? वही तो मिस्ट्री है। पर थोड़ा सा, जैसे कि अपनी जो बुक है ये अपन ने एक अंग्रेजी संस्करण के अंदर लिखी है, अगर अपन यहाँ पर अपने क्षेत्र के अंदर अगर उसे लोगों तक थोड़ा पहुंचाना चाहें, संक्षिप्त में नहीं, थोड़ा शॉर्ट माध्यम से, ताकि उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी पैदा हो और वो इसको पढ़ने के लिए भी अग्रसर इसमें हो। मानव तस्करी है। जी। मेरी किताब में मानव तस्करी के बारे में भी बहुत चीजें लिखी हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग में सिर्फ छोटे मोटे लोग नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन और ये सब चीजें भी इन्वॉल्व रहती ही है। भले ही कोई खुल के दिखाए या ना दिखाए, कहीं ना कहीं ये सब लोग भी इन्वॉल्व रहते ही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जीवा की मृत्यु उससे जुड़ी हुई है। तो इसके अंदर आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, मतलब एक तरह से इसे साइको प्लस थ्रिलर कह सकते हैं, थ्रिलर, पूरी सस्पेंस के साथ भरी हाँ, हुई बुक है। मनोवैज्ञानिक थ्रिलर किताब है, इसमें मर्डर मनोवैज्ञानिक, मिस्ट्री है। जी। अगर इस किताब के ऊपर आगे जाके इन फ्यूचर अगर कोई वेब सीरीज या मूवी बनाए तो वो काफी हिट होगी मेरे हिसाब से। जी। तो अब मुझे सबसे पहले बताइए कि आपने जब इसको लिखना शुरू किया तब आपके माइंड में क्या थ्योरी चल रही थी? मतलब एक कहते हैं ना कि 18 साल की उम्र में बच्चा खेलने में व्यस्त रहता है, या जो अपने स्कूली पढ़ाई होती है उससे ही बाहर नहीं आ पाता है, या घर के छोटे मोटे काम में अपने माता पिता का हाथ बटाता है, या अपने दोस्तों के साथ एज ए फन घूमना पसंद करता है। वहां आपने एक प्रोफेशन चुना जो राइटिंग का था, और उसके बाद भी आपने उसे कंटिन्यू करके एक पूरी बुक, जो कि शुरुआत तो अपन बहुत सी बार हर चीज की कर देते हैं, जैसे कि मैं कल से जो है वो कहीं घूमने जाऊंगा, या मैं डेली सुबह उठ के जो है वो रूटीन वाइज घूमना शुरू करूंगा, पर अंत कब होता है उसका वो पता नहीं होता है। जैसे बहुत सारे लोग वेट लॉस जर्नी के ऊपर जाते हैं तो वो एक अंदाजा लगाते हैं कि मैं आज से ये डाइट प्लान फॉलो करूंगा और मैं 2 महीने में जो है वो 5 किलो 7 किलो वेट लॉस कर दूंगा, पर वो महज 7 हफ्ते भर में वो उस चीज को भूल के वापस अपनी उसी पुरानी लाइफ के अंदर चले जाते हैं। तो जब आपने इसका पहला पन्ना लिखना शुरू किया और जब आप इसके अंतिम पन्ने तक पहुंची, ये कितने समय का सफर था? मुझे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था, जी। पर मैंने कभी इस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं। मैं छोटी मोटी पोएट्री जरूर लिखती थी, जर्नलिंग करती थी, पर जी। मैंने किताब लिखने का सोचा नहीं था। फिर किन्हीं कारणों की वजह से मुझे मेरा 1 साल ड्रॉप लेना पड़ा, मेरा 1 साल खराब हो गया था। तो उस समय में मैं खुद भी डिप्रेशन से गुजर रही थी, तब मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया था। पढ़ते पढ़ते मेरे मन में एक उम्मीद, मतलब इच्छा जाहिर हुई कि मैं भी एक किताब लिखूंगी। तो मैंने किताब ऐसे मजाक मजाक में लिखना शुरू करी थी कि मैं भी ट्राई करती हूँ कुछ नया लिखने का। पर लिखते लिखते कब 100 पन्ने, 200 से 300 हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। और फिर मैंने सोचा कि अब जब किताब बन ही गई है तो अलमारी में रखने के लिए तो नहीं है, तो फिर मैंने पब्लिश करवाने का सोचा। कितने समय में ये सफर पूरा हो गया? ये किताब मैंने जून में लिखना शुरू करी थी पिछले साल, और ये सितंबर अक्टूबर तक खत्म हो गई थी। पर इसको एडिटिंग कर कर इसको मैंने, मेरी खुद की किताब को मैंने 4-5 बार खुद ने पढ़ा है, ताकि मैं इसमें और उसको और सही कर पाऊँ सही ढंग से और अपने लोगों को सुव्यवस्थित। अच्छे तरीके से बता पाऊँ मेरी किताब के बारे मतलब में। आपने इसके जो तो 3-4 संस्करण निकलते वो आपने पहले ही अपने आप में हाँ उसका संस्करण को संक्षिप्त में करके सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित जी, कर दिया। इसके बहुत सारे ड्राफ्ट्स थे, और 1 साल में मेरी किताब पूरी पब्लिश हुई है। अच्छा, अभी ये किताब आपका पब्लिशर कौन है? मेरा पब्लिशर नोशन प्रेस है। नोशन प्रेस, चेन्नई से। जी। तो आपकी पांडुलिपि राजस्थान से चेन्नई कैसे पहुंची? बहुत महीने मैंने ढूंढा इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पे, कि मुझे कौन एक अच्छा पब्लिशर मिले जो मेरी किताब को आगे लेके जा सके। वैसे किताब मैंने सेल्फ पब्लिश करी है, पर नोशन प्रेस ने मेरी किताब को छापा है, मेरी मदद करी है एडिटिंग करने के लिए, और वही मेरी किताब अभी छाप कर और जिन जिन को चाहिए वहां तक पहुंचा रहे हैं। मेरी किताब अमेजोन, फ्लिपकार्ट और नोशन प्रेस की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। अच्छा, इसको कब रिलीज कर रहे हैं आप? इसको हम 13 या 14 अगस्त का सोच रहे हैं। तो रिलीज होने के बाद लोगों को इसका हिंदी संस्करण कब तक मिलेगा? ये तो इस किताब को कितना प्यार मिलता है उसमें निर्भर करता है। किताब जिस हिसाब से आपने लिखी है और आज का जो चल रहा है दुनिया के अंदर, उसमें लोगों को थ्रिलर और सस्पेंस ज्यादा पसंद आते हैं, और चूंकि आपने इसके अंदर वो तथ्य उजागर करने की कोशिश की है जो शायद कहीं न कहीं समाज की एक काली सच्चाई है, काली सच्चाई। लोग उसे मानना नहीं चाहते हैं पर जानते सब हैं। आज भी अगर कोई बड़ा आदमी होता है या लोगों को बहुत सी बार पता होता है कि पूरी चीज कैसे चल रही है, पर वो बेचारा हालातों के आगे दबकर चुप रह जाता है। जैसा कि आपने कहा कि दुर्गा जो अरविका जो अरविका है, उसका कोई गलती ना होने के बावजूद भी उसके ऊपर ही सारा जो है वो दोष मढ़ा गया, और उसे जो है, तो ये कहीं न कहीं ये समाज की एक काली सच्चाई है कि हर बार जो कमजोर होता है या जो दबाने जैसा होता है उसे दबा दिया जाता है। तो आपका जो इसके अंदर जो कैरेक्टर है अरविका, आप थोड़ा मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। तो आरविका वैसे तो बहुत ही बहादुर लड़की थी, जी। पर आरविका जब
इन चीजों से गुजरी, यौन उत्पीड़न से गुजरी, और यौन उत्पीड़न से ज्यादा किसी पावरफुल व्यक्ति से दबकर रहना पड़ा उसे। जब सबने उसको गलत ठहराया तो उसके मन की जो मन भावनाएं थी वो इसमें बहुत ही संक्षिप्त वर्णन उसका किया गया है, जो पढ़ने वाला खुद महसूस कर पाएगा। और ये सब होने के बावजूद जब वो 2 साल बाद खुद को फिर से जीवन को शुरुआत करने की उस पे स्थिति पे लेके आती है कि वो उम्मीद जगाती है कि फिर से वो नया जीवन शुरू करेगी। ये पढ़ने वाले को प्रेरित करेगा कि अंधेरे में भी एक अंगार होता है, अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण दिखती है। तो जो इस किताब को पढ़ेगा वो फिर से अपने जीवन में उम्मीद को देख पाएगा। आपने इसमें कैरेक्टर कैसे डिसाइड किया? जैसे दुर्गा का जो रूप है वो अरविका, ये नाम आपके दिमाग में कैसे आया? कि आर्विका में जितना साहस है, जितना साहस एक दुर्गा में ही है। और मुझे लगता है हर एक स्त्री में दुर्गा होती है, और आर्विका ने वो प्रूफ किया है इस किताब के अंदर कि वो दुर्गा से कम नहीं। मैं वही कहना चाहता था कि हर एक स्त्री में दुर्गा है, हर एक स्त्री में अरविका है, और हर एक स्त्री को कहीं ना कहीं, वो चाहे बड़े घर से हो छोटे घर से हो, उसे इस चीज का समाज में जाने के बाद अगर वो समाज से लड़ेगी तो उसे इन चीजों का सामना करना ही पड़ता है। करना ही पड़ता है। कहीं न कहीं जाकर ये समाज आज भी पुरुष प्रधान समाज जिसे कहा जाता है, उसमें महिला हो, लड़कियां हो, उन्हें कहीं न कहीं थोड़ा-सा फेस दबाया करना जाता ही है। पड़ता है, उन्हें दबाया ही जाता है। तो आपने उस सोच को साथ लेकर एक किताब लिखी। इसके अंदर पूरी मिस्ट्री सोल्व हो जाती है या इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा? इसका या इसमें नेक्स्ट आपने सस्पेंस डाला है? इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। वैसे इसका जो विलन था वो इसमें उजागर हो चुका है, पर एक क्लिफ हैंगर पर है। मतलब इसका अगला पार्ट भी आएगा, क्योंकि अब तक जो समस्या थी, जो परेशानियां थी, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। सही है, क्योंकि एक बार में कोई भी अध्याय खत्म हो भी नहीं सकता। जो आपने विषय उठाया उसके अंदर कहीं से न कहीं से कल की आएंगे वापस। अगर इन फ्यूचर इसका कोई हिंदी में ऑडियो बुक लाना चाहे तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? जैसे आपने कह दिया कि इंग्लिश से हिंदी संस्करण, जब इसको बहुत सारा प्यार मिलेगा तो आप इसको हिंदी संस्करण लाएं। पर अभी चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, और अगर कोई इस पॉडकास्ट को देखकर अगर कोई श्रोता या कोई दर्शक ये कहे कि मैं इसका ऑडियो ट्रांसलेशन करना चाहता हूँ, तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे? जरूर जरूर कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगी कि मेरी कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। तो अगर कोई चाहेगा इसका ऑडियो बुक में ट्रांसलेट करना या फिर इस किताब को हिंदी में ट्रांसलेट करना, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब इस किताब को आप लिख रहे थे तब आपको क्या क्या चीजें फेस करना है? जैसे एक वो होता है ना, पूरा ध्यान को केंद्रित करके किसी चीज को, अगर अपन मूवी भी देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान मूवी के ऊपर होता है, और अगर कोई अपन को बोल दे कि थोड़ा सा ये कर देना तो अपन को लगता है क्या है। तो आपने उस समय किन किन चीजों को मतलब फेस किया? वैसे मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने जब मुझे देखा लिखते हुए तो उन्होंने मुझे कभी टोका नहीं, क्योंकि और उस समय मेरी मेरी पढ़ाई पोस्ट पे थी, मतलब मेरी पढ़ाई चल नहीं रही थी। और मेरे घर वाले, मैं डिप्रेशन में थी तो वो मुझे कुछ कहते भी नहीं थे। तो जो मैं कर रही थी उन्होंने मुझे करने दिया, तो मुझे किसी समस्या का वो सामना नहीं करना पड़ा। तो आपको ये सारी चीजों का की प्रेरणा मीडिया से ही मिली, मतलब वीडियो वगैरह देखकर या अखबार मैं वगैरह किताबें के पढ़ती अंदर, हूँ ना, किताब के अंदर? तो किताबों से भी कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न्यूज से भी सीखने को मिलता है। न्यूज में कैसे कैसे स्त्रियों को दबाया जाता है, भले वो बताए ना, देखने वाला समझ जाता है कि कहीं ना कहीं गलत है, कुछ गलत चल रहा है। आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बोला, तो मेट्रो सिटी की बोले तो कॉमन बात हो गई, पर अगर मैं बोलूं अपने क्षेत्र के अंदर आपको इसको लेकर क्या विचार है? अपने क्षेत्र में मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र में भी कहीं ना कुछ चल ही रहा है। तो अपने क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारी बार हो जाता है कि कोई महिला है गायब हो गई है, घर वाले जाते हैं, थानों के चक्कर लगाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाग गई होगी वो तो किसी के साथ। आप आपका भी टाइम खराब मत करो, हमारा भी सही टाइम बात मत है। खराब करो। पर उसके अंदर ये है कि अगर वो भाग भी गई है तो कम से कम पता तो लगाया जाए कि वो किसके साथ है। 1 मिनट के लिए अगर कोई महिला या कोई लड़की किसी के साथ चली गई है तो अच्छी बात है, चली गई होगी, उसकी लाइफ है, वो कैसे भी जिए, पर वहां तक तो पता लगाओ कि वो गई या नहीं गई। मेरी किताब के अंदर भी ऐसा कुछ है। मेरी किताब में जब आर्विका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फंसे हुए व्यक्तियों को जब वो वहां से बचाती है, और जब वो सोचती है कि हम इन सबको, वो बहुत ही चोटिल अवस्था में होते हैं, तो वो सोचती है कि इन सबका स्वास्थ्य सही कर कर ये अपने अपने उनके परिवार में भेज रही थी, पर उन परिवारों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटी बाहर से आई है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो किस परेशानियों से गुजरी है, उन्होंने ये देखा कि वो बाहर से आई है तो हम उन्हें अपनाएंगे नहीं। और भारत में भी कहीं ना कहीं बहुत सारे केस छुप के रह जाते हैं, क्योंकि आधे परिवार अपनी इज्जत की वजह से अपनी बेटी के साथ हुए हुए अपराध को छुपाना चाहते हैं, और आधी लड़कियां खुद ही डर जाती है। तो कभी आंकड़े सही नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े छुपाए जाते हैं, कभी परिवार के द्वारा और कभी स्त्री के खुद के द्वारा।
इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि आपके माता पिता और आपके परिवार का क्या योगदान रहा? मेरे किताब जब मैंने लिखना शुरू किया था तो उन्होंने आश्चर्य किया था कि कर क्या रही है, क्योंकि पहले मैं डायरी में लिखती थी तो उन्हें लगता था कि क्या पता है जर्नलिंग कर रही हो जो नॉर्मली लिखते हैं। फिर मैंने धीरे धीरे, क्योंकि मेरी डायरी भर चुकी थी, मुझे पता था कि मुझे पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने लैपटॉप में लिखना शुरू किया था। तो मैं जब लैपटॉप को धप 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 करके लिखती थी तो इन लोगों ने बहुत ही आश्चर्य किया था कि ये कर क्या रही है। पर जब उन्हें पता चला कि मैंने 150 पन्ने लिख लिए तो इनको मुझ पर विश्वास हुआ, और इन्होंने मुझे मेरी पूरी जर्नी पे मुझ पे विश्वास जताया। जब मैंने मेरे पापा को बोला कि मुझे बुक पब्लिश करवानी है तो उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा पब्लिशर कौन है, कितने पैसे लगेंगे, उन्होंने बोला करवा ले पब्लिश। तो मुझे लगता है कि आप जब हिम्मत दिखाते हो तो आपका परिवार भी आपको सपोर्ट करता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये बहुत बढ़िया बात कही आपने कि आप जब हिम्मत दिखाते हो तो परिवार आपकी मदद करता है। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे अगर कोई नया हुनर लेकर आपके सामने आते हैं या वो कहते हैं कि ये कुछ चीज है जो मैं करना चाहता हूँ, तो आप प्लीज उन्हें करने दें। हो सकता है कि आपके और उनके विचारों में मतभेद हो सकता है, क्योंकि आज की जनरेशन और आपकी जनरेशन में जो जनरेशन गैप है उसके बीच में जो सोच है वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। और वैसे भी जो जेंजी है वो अपने आप में बहुत ही कमाल कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके भी परिवार में अगर कोई प्रतिभावान है या वो कोई चीज अगर करना चाहे तो उन्हें करने दी जाए। अच्छा, तो आप अभी फिलहाल आपका क्या चल रहा है? अभी मैं मेरी फिजियोथेरेपी की पढ़ाई चल रही है, ये मेरा फर्स्ट ईयर है। फिजियोथेरेपी, तो आप राइटिंग, कंटेंट राइटिंग से फिजियोथेरेपी के अंदर अगर आप इसको आगे कंटिन्यू कर सकते थे, इसके अंदर स्कोप क्यों नहीं बनाया आपने? क्योंकि फिजियोथेरेपी भी मेरा मेरी पसंदीदा चीज ही है। मुझे अच्छा। हमेशा से मेडिकल में जाना था, मेडिकल मुझे फिजियोथेरेपी में जाना था क्योंकि वहां पर अपन बिना दवाइयों के अपन इंसान को ट्रीट कर पाते हैं। हम बिना दवाइयों के, बिना साइड इफेक्ट से हम इंसान को फिर से उसके जीवन को रिज्यूम करने में मदद कर पाते हैं। अच्छा, अभी आप फर्स्ट ईयर के अंदर क्या अनुभव रहा आपका फिजियोथेरेपी के मेरा अंदर? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, मुझे रोज नया नया कुछ सीखने को मिलता है। और हर नई क्लास में, जब हर नए लेक्चर में जाती हूँ तो मेरे मन में नई जिज्ञासा रहती है कि आज मैं नया क्या सीखूंगी। पेनलेस प्रक्रिया से किसी जी, मरीज को ठीक करना, बिना दवाई के, बिना बिना उसके दवाई शरीर की में ट्रीट कोई करना। ड्रग्स वगैरह डाले, हाँ, बिना तो साइड इफेक्ट के। काफी तो ये अच्छी। चीज मुझे बहुत ही प्रभावित किया था इस चीज ने, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मुझे फिजियोथेरेपी करना है। आगे जाके अगर बुक हिट हो जाती है, चूंकि मुझे लग रहा है जिस हिसाब से मिस्ट्री ये होगी, तो फिर क्या करोगे? फिजियोथेरेपी करोगे या कंटेंट राइटिंग को? दोनों करूंगी अच्छा, दोनों साथ क्योंकि साथ। दोनों ही मेरी पसंदीदा चीज है। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने मुझ पर थोपा है, कि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी ऐसा नहीं बोला कि यही चूज करना है। ये सब मेरी खुद की पसंदीदा चीजें हैं। किताब भी मैंने खुद की पसंद से लिखी है, और जो मेरा प्रोफेशन है फिजियोथेरेपी, वो मैंने खुद ने ही चूज किया है। अच्छा लक्षिका, जब आपने ये बुक लिखी तो इसके अंदर आपको सबसे जो हार्ड पार्ट होगा, या आपने जो सबसे आपके लिए जो कठिन पार्ट था, वो क्या रहा होगा? जब आप कोई भी किताब लिखते हैं तो आप किरदारों के बारे में लिखते हैं, तो आपको वो किरदार खुद बनना पड़ता है। जब आप किसी किरदार के बारे में लिखते हैं, उनके दर्द के बारे में या फिर उनकी भावनाओं के बारे में लिखते हैं, तो आपको भावना कहीं ना कहीं खुद को महसूस करनी पड़ती है। और जब आप महसूस करते हो तभी आप लिख पाते हो। तो ये बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए कि मैं अलग अलग किरदार की भावनाओं को महसूस करना और खुद को अलग अलग किरदार बनाकर उन के अंदर चीजों को डालना। लिखना, ये मेरे लिए बहुत ही कठिन था। जब अपने आप को अविका के रूप में महसूस किया तब कैसा फील हुआ? जब मैंने खुद को आर्विका के रूप में महसूस किया, तब मैंने उसकी मन भावनाएं, जो वो दर्द था, जो उसके संघर्ष थे, उनका अनुभव किया। और उसके अंदर की वो धधकती चिंगारी जो किसी आग को फिर से उजागर कर सकती है, मैंने उसे महसूस किया कि कैसे उसके अंदर उम्मीद थी कि वापस फिर से उसका जीवन फिर से शुरू कर, नए पन्ने से फिर से शुरू कर पाएगी। जब आपने अपने आप को जीवा के कैरेक्टर के अंदर रखा, तब आपने अविका को कैसे फेस किया? जब मैंने खुद को जीवा के कैरेक्टर में रखा और उसके बारे में लिखा, तब मुझे खुद को बहुत ही मायूस और बहुत ही हेल्पलेस महसूस हुआ। मैं अगर जीवा को बनकर अगर मैं आर्विका के बारे में महसूस करूँ तो मैं खुद को असहाय महसूस करती थी। आपके जो 23 चैप्टर आपने इसके डिवाइड किए, तो इसके अंदर से सबसे टफ चैप्टर कौन सा रहा होगा? टफ चैप्टर वो था जब आर्विका को पता चला कि जीवा की मृत्यु हो चुकी है। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा कठिन था, क्योंकि उस समय आर्विका ने बस शुरुआत ही करी थी फिर से जीवन को शुरू करने की नए सिरे से। और जब उसने शुरू किया, जब वो फिर से बहुत ही 2 साल बाद जब वो खुश थी, तब फिर से उसके ऊपर एक और आफत आ गिरी, उसकी दोस्त की ही मृत्यु हो गई। और उसको ये ज्यादा बुरा लगा था कि उसकी मृत्यु हुई तो कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही थी, उसके खुद के घर वाले भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उसको वो बात बहुत चुभी, और उसके
भावनाओं को मेरी किताब में उतारने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो केवल आपके माइंड के अंदर ही चल रही थी, या रियल में कहीं ये चीजें, कुछ चीजें जो आपकी किताब की है वो रियल में कहीं एग्जिस्ट कर रही थी, वहां से आपने इसको आइडिया लिया हो, या आपको वहां से एक सोच बनी हो? नहीं, ये सब काल्पनिक है। ये ये सब पूरी मेरी तरीके से जो है आपके काल्पनिक दिमाग है। की ही खपत है ना? जी, ये काल्पनिक है, पर इसके अंदर जो चलती हुई जो मैं समाज की वही कह रहा भावना हूँ है कि जैसे वो कुछ सत्य है। न्यूज़पेपर, कुछ खबर, कुछ न्यूज़ वीडियो के अंदर कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हो जो आपकी कहानी से रिलेट कर गई हो कहीं पे, या आपको वहां से कोई आइडिया आया हो उस चीज को लेकर? मैं बचपन से ही पुरुष प्रधान समाज की अवहेलना करती आई हूँ। मेरे पापा जानते हैं कि मुझे हमेशा से ही इस चीज से चिढ़ रही है, और मैं चाहती थी हमेशा मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इसको प्रकाशित कर पाऊँ, लोगों को बता पाऊँ कि ये चीज अच्छी नहीं है। इसका कारण बताइए, पुरुष प्रधान पुरुष की प्रधान अवहेलना। समाज, जब मैं आसपास देखती हूँ कि स्त्रियों को घर में बंद रख लिया जाता है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ घर का काम करे और घर पे ही रहे। ऐसा हमारे आसपास होता है, चाहे कोई माने या ना माने, पर ये चीज सत्य है। पर एक चीज ये भी सत्य है कि बहुत सारे पुरुष अपनी स्त्री को आगे लाकर उसे जो है वो एक बहुत सारे मंच पुरुष दिलाने की कोशिश करते बहुत हैं। सारे पुरुष चाहते हैं कि वो उनकी स्त्री आगे, उनकी घर की लड़की आगे बढ़े। मेरे पापा भी उनमें से एक है, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया। पर सब पुरुष एक जैसे नहीं होते, या फिर सब समाज, और मैं सिर्फ पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ, मैं औरतों की बात भी कर रही हूँ। एक औरत ही कभी कभी औरत का सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। वही चाहती है कि जो चीज मैंने मैंने महसूस करी है वही दूसरी स्त्री भी महसूस करे। तो सिर्फ ये बात पुरुषों की नहीं है, महिलाओं की भी है। कुछ कुछ महिलाएं भी दूसरी महिलाओं को दबाने के लिए तत्पर रहती है। कहीं ना कहीं आपकी जो एब्जॉर्व करने की जो क्षमता है वो मुझे लगता है आपकी उम्र से काफी बड़ी है। आप हर छोटी चीज को देखकर उस चीज का कंक्लूजन निकालने में विश्वास रखती है, और कहीं ना कहीं आप उसका कंक्लूजन निकाल के उसे आप अपने शब्दों के अंदर उतार भी देती हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत रही होगी जिसने आपको एम्बरलिन लिखने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर मैं कहूँ कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में पिज्जा पसंद है। मीठे में? मीठे में मुझे रसगुल्ले। मम्मी पापा में से ज्यादा प्यार किससे है? दोनों। परिवार के अंदर क्या जॉइंट फैमिली अच्छी लगती है, न्यूक्लियर? जॉइंट फैमिली। अभी आपके परिवार में कितने जन है? अब मेरे पास 10 लोग। 10? अंकल आंटी? अंकल आंटी, बड़ा बड़ी मम्मी। आपको सबसे अच्छा कौन रखते हैं घर में? दादी। अभी आप जब फिजियोथेरेपी कर रहे हैं तो कहाँ से चल रहा है? गीतांजलि। उदयपुर। गीतांजलि ही क्यों चुना? क्योंकि गीतांजलि एक प्रतिष्ठित कॉलेज है, और वहाँ की पढ़ाई, वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल होने की वजह से वहाँ पर ज्यादा पेशेंट आते हैं, तो ज्यादा सीखने को मिलता है। पेन रहना ज्यादा पसंद है या हॉस्टल? हॉस्टल। हॉस्टल वाली लाइफ के अंदर ऐसी कोई समस्या है जो हर लड़की फेस करती हो? खाना। वहाँ का खाना नहीं पाता है। तो फिर खाने के लिए क्या कुछ जतन किए जाते होंगे? रूम के अंदर एक रूम छोटी सी कैंडल रखी जाती होगी। रूम में खाना हमेशा ही रहता है। खाना तो रहता है, उसके अलावा पकाने के लिए जैसे हाँ, कभी मैगी केटल खाने का मन रहती किया है, सपोज, केटल रहती है, इंडक्शन रखना पड़ता है। इंडक्शन रहता है, केटल जी। रहती है। अगर मैं कहूँ पूरी बुक को 3 शब्दों के अंदर बताना है तो? उम्मीद, भय और एकांत। उम्मीद क्या है? उम्मीद वो है जो आर्विका को है। भय? भय जो जीवा को है। एकांत? एकांत जो आर्विका फील करती है। इन तीनों को मिलाते हैं तो एम्बरलाइन बनती है। एम्बरलिन। अच्छा, आपने फिजियोथेरेपी की पढ़ाई करते करते कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड को या वहां पर जो दोस्त बने हो उन्हें बताया हो मुझे लिखने का शौक है, और उन्होंने हल्के में लिया हो कि हाँ सब लिखते हैं उसमें क्या, हम भी डायरी लिखते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने देखा है लड़कियों को डायरी लिखने का शौक होता है, और वो अपनी एक पर्सनल डायरी मेंटेन करती है, और उसमें जो है अपने हिसाब से जो भी अपने मन के अंदर आता है वो लिखते हैं। पर जब उन्हें पता चला हो कि आपने एक पूरी किताब लिख डाली है जो पब्लिश होने जा रही है, तब उनका रिएक्शन कैसा रहा हो? जब मैंने उन्हें बताया था कि मैंने किताब लिख ली है और अब वो पब्लिश होने वाली, तो वो लोग बहुत ही खुश थे। किन्हीं किन्हीं को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने किताब लिखी, तूने किताब लिखी है। तो उनके मुंह पे जो वो चमक थी मेरे लिए, मेरे प्रति, या फिर मेरे लिए जब वो खुश थे, तब उनको खुश देखकर मुझे भी कहीं ना कहीं खुशी मिली। आपकी कोई ऐसी बेस्ट फ्रेंड जिसे ये किताब पूरी की पूरी आपने बता दी हो कि मतलब इस किताब की A to Z स्टोरी उससे पता हो? मेरी रूममेट है जो मुझसे 5-6 साल बड़ी है, जिन्होंने एमबीबीएस उनकी पूरी हो चुकी है। उनको मेरी किताब का एक एक पॉइंट सब कुछ पता है, और उन्होंने मुझे प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए, और उन्हें लगा कि इसमें कुछ है जो लोगों को सिखा पाएगा और लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा, आपने जब इसको फर्स्ट बार में लिखा उसके बाद जब इसे आपने मॉडिफाई किया तो ऐसा क्या था जिसे आपको बदलना पड़ा? जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको लिखा था, उसके बाद मैंने उसको छुपाया था ड्राफ्ट के रूप में, तब इसमें इतनी सारी गलतियां थी और इतनी सारी चीजें थी जो
अच्छी नहीं लग रही थी, या फिर जो किताब में मैच होती थी, क्योंकि अपन जब लिखते हैं तब अपने मन में जो आता है अपन वो सब लिख देते हैं, पर जब अपन वापस उसको रिचेक करते हैं ताकि दूसरे लोग उस चीज को अपना पाए, तब अपनी बहुत सारी गलतियां अपन निकालते हैं। शब्दों की अपने आप में एक गरिमा होती है। शब्दों कुछ की अपनी शब्द गरिमा होती है, सही उन बात है। उनको उस सही करना। हिसाब से ढालने के लिए आपने एक ड्राफ्ट तैयार करके फिर जी, उसको आपने चेक करके उसके अंदर मैंने बनाया। खुद ने मेरी किताब को 4-5 बार पढ़ा है ताकि उसमें गलतियां वैसी ना रहे जो किसी और को बुरी लगे। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपने जब किताब लिखना शुरू नहीं किया, उससे पहले आपको लिखने का शौक था और आपने कई सारी पोइट्री लिखी है। तो कोई एक ऐसी पोइट्री जो आपको बहुत पसंद हो और वो आपकी मुँह ज़ुबानी याद हो? कि यूं तो हूँ कागज की नाजुक सी नाव में, पर सोचूं तो बनूं चट्टान में। कि चाहूं कुछ करना तो कर जाऊं हर बार, पर जो मानूं हार, फिर तो रह ही जाऊंगी इस पार। कि करके आसमां की सरहदें पार, उड़ जाऊंगी करके अंतरिक्ष पार। पर सोचूं जो खुद को कमजोर मैं, फिर तो रह ही जाऊंगी पिंजरे में इस बार। कि बनना चाहूं पर्वत सा महान, कि होना चाहूं सागर सा पार। कि चाहूं गुल जाना इंद्रधनुष के सतरंगों में, कि चाहूं रंगना फिर इस खाली आसमान को। क्या बात है! बहुत थैंक यू सो मच। बढ़िया, मतलब अपने आप में एक अद्भुत। मैंने कभी कहीं सुना था कि अगर नारी शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती शंकर है। बन जाती है। तो कहीं न कहीं वो मुझे आज देखने को मिला कि सच में अगर नारी अगर अपनी शंका त्याग दे तो वो स्वयं शंकर बन जाती है। तो करने के लिए बहुत कुछ है इस जहाँ में, अगर आप चाहो तो पूरा आसमान आपका है। अच्छा, मैं कहूँ कि आप आपके जैसों को ही अगर कोई संदेश देना है जो इस वीडियो को देखेंगे या जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि उम्मीद को कभी मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर अंधकार के बाद में एक उजाला जरूर आता है। और हमें हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा होने वाला है। आपके जीवन में कोई ऐसा आपने कुछ फेस किया हो जो आपकी किताब के अंदर आपने रियल में जो आपके साथ हुआ हो या किसी को आपने देखा हो उसे आपने इसके अंदर उतारा हो? तो ऐसी कोई जब घटना? मेरा 1 साल ड्रॉप हो गया था, तब मैंने खुद ने भी खुद को आइसोलेट कर दिया था। मैंने खुद को भी घर में संक्षिप्त करा था, कि जब हम बाहर जाते तो पूछते कि तुम्हारा ड्रॉप हुआ कैसा है, और मेरा ड्रॉप तो मेरे कॉलेज वालों ने फ्रॉड किया था इस वजह से हुआ था, पर मैं किन किन को क्या क्या एक्सप्लेन करती। एक्सप्लेनेशन दे। तो ये मेरा आइसोलेशन जो मैंने फील किया है, वो कहीं ना कहीं आर्विका ने भी फील किया है। तो मेरी मन की कुछ कुछ भावनाएं तो मेरी किताब में दिखी जाएगी। तो दोस्तों, एक लड़की जिसका 1 साल कॉलेज से ड्रॉप आउट हुआ, उसने अपने आप को खुद को घर के अंदर बंद रखने की बजाय उसने सोचा कि क्यों ना घर के अंदर रहते हुए कुछ ऐसा किया जाए, जिससे जो साल है वो भी बचे और अपना जो एक नई पहचान अपने आप को दिला सके। तो उन्होंने एक माध्यम चुना लिखने का। उनकी जो सोच थी उसको उन्होंने पंख दिए, हाथ में उन्होंने पेन उठाया और अपनी डायरी के अंदर उस चीज को नोट डाउन करना शुरू किया। धीरे धीरे कारवा शुरू होता है। 1 महीने 2 महीने में इन्होंने 100-150 पेज कंप्लीट किए। फिर जब इन्हें लगा कि नहीं, अपनी जो कहानी है वो अपने आप में एक रोचक मोड़ लेना शुरू कर दिया, तो इन्होंने उसे एक बुक का आकार देने के लिए फिर उसे जो है वो पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके उसको लिखना जारी रखा और अंततः उन्होंने एक 300 पेज की किताब लिखी, जिसके अंदर टोटल इन्होंने 23 चैप्टर बनाए। और उन 23 ही चैप्टर के अंदर एक कहानी घूमती है, जिसके अंदर जो इस समाज में दबे हुए महिला वर्ग है या जिन्हें महिलाओं को पुरुष प्रधान द्वारा दबाया जाता है, या इस समाज के जो बड़े तबके हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से उनके साथ शोषण किया जाता है या उन्हें जो है वो यौन उत्पीड़न किया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब जो मानव तस्करी होती है, आज भी कई सारे इलाकों के अंदर अगर अपन थाने के अंदर से रिपोर्ट उठा के देखें या वहां के जनगणना या वहां के आसपास के लोगों से जाके पूछें, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ सालों पहले वहां रहते थे और आज के जमाने में वो एग्जिस्ट नहीं करते और उनके बारे में किसी को वहां कुछ पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार हुए होंगे। और ये जो विषय है ये अपने आप में काफी बड़ा है। अगर इसके बारे में अपन बात करने बैठे तो इस पे काफी सटीक आंकड़ों की जरूरत होती है। किसी के भी ऊपर अपन डायरेक्ट बिना किसी चीज के एलिगेशन भी नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपनी किताब लिखी है उसके अंदर इस चीज को बखूबी रूप से उतारा है। तो मैं आप सबसे कहूंगा, आने वाले टाइम में समथिंग 13 से 14 तारीख के बीच इनकी जो किताब है वो रिलीज होगी। तो आपको मैं इनकी किताब का इंटरफेस दिखा देता हूँ। एम्बरलाइन बहुत ही अच्छी किताब है। इन्होंने इसको चेन्नई से पब्लिश करवाया है। अभी 14 तारीख के दिन इसका विमोचन किया जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि ये किताब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, लोशन प्रेस वेबसाइट उन सबके ऊपर अवेलेबल है। तो एक बार जो भी पढ़ने का इच्छुक है या जो अपने आप में कोई एक नई चीज खोज रहा है या वो चाह रहा है कि मैं कुछ नया पढूं, या वो किसी की आप बीती देखना चाहता है या किसी के मन के व्यथा क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, एक औरत के ऊपर क्या बीतती है, एक महिला के ऊपर क्या बीतती है जब पूरा समाज उसके ऊपर ब्लेम करता है,
तो वो इस किताब को जरूर लें, और वो इस किताब को पढ़ने के लिए इसे कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। तो एक बार मैं इस किताब को आपको दिखाना चाहूंगा। अभी चूंकि ये किताब इंग्लिश संस्करण के अंदर मौजूद है, तो आप इसको जो है वो जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ले, और जो हिंदी मीडियम के अंदर इसे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कहूंगा कि होगा जितने बहुत जल्दी इसका हिंदी संस्करण भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा, और इसकी ऑडियो बुक भी बहुत जल्द इनके द्वारा मार्केट के अंदर उतारी जाएगी। मुझे लगता है मेरी बुक एम्बरलिन उन सबको पढ़नी चाहिए जो कहीं ना कहीं निराश बैठे हैं और जिनमें वापस कुछ करने की उम्मीद है। उन्हें इसे पढ़ना चाहिए जिन्होंने खुद को एकांतवास में बंद कर लिया हो, या फिर जिन्होंने समाज की क्रूरता को सहन किया हो और उन्हें उन भावनाओं को व्यक्त न कर पाए हो, पर उन्हें वो फील करना चाहते हो कि कोई और, किसी और व्यक्ति ने या फिर किसी और स्त्री ने क्या महसूस किया हो। तो उन्हें किताब जरूर पढ़नी चाहिए। और जिन्हें सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री देखने का भी शौक है, जो पिक्चर देखते हैं या फिर जो किताबें पढ़ते हैं, उन सबको मेरी किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है मेरी किताब पढ़ने वाले को सिर्फ मानव मन भावनाओं के ऊपर नहीं बल्कि समाज के बारे में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।